सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स एंड अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने और अनिकेत ने कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है वीज़ा से रिलेटेड। तो भाई आज वही बना रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो इस फरवरी इनटेक में ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे थे, बट बॉर्डर्स खुले नहीं तो वो नहीं आ पा रहे एंड काफ़ी सारे लोगों के वीज़ा रिजेक्ट भी हुए थे। जो मैं मैसेजेस फिल्टर कर रहा था अपना इंस्टाग्राम पे, उसमें भी 2-3 बंदों ने स्पेसिफिकली पूछा हुआ है कि भाई वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, फिर कई लोगों ने ये भी पूछा कि भाई मेरा वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस कितने सारे हैं, क्योंकि भाई जब आप फर्स्ट टाइम कहीं आ रहे होते हो आपको ये नहीं पता होता कि मैंने जो डिटेल्स दी हैं, मैंने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सही है कि नहीं है। तो कई बार मैं डाउट होता है कि यार मेरा वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा ये एंड ऑल। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि भाई 5 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसको अगर तुम सही से फॉलो कर लो तो तुम्हारे वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस आर लेस देन 1%। एंड ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें मेरे कंटेंट पे डाउट हो तो भाई किसी प्रोफेशनल काउंसलर से पूछ लेना कि ये 5 चीज़ें सही हैं कि नहीं। एंड आई एम लाइक डेड श्योर कि वो भी तुम्हें यही 5 चीज़ें बोलेगा कि यार इन 5 चीज़ों को अगर तुम सही कर लेते हो तो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस इज़ लाइक नेक्स्ट टू ज़ीरो भाई। ठीक है, मतलब बहुत ही कम चांस है कि तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट होगा, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो भाई इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज आवर कंटेंट इज़ गेटिंग बेटर डे बाय डे एंड तुम लोगों का जो सपोर्ट है दैट इज़ ऑल्सो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उस चीज़ की। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एडवांस में, और अगर पसंद आई वीडियो तो भाई लाइक ज़रूर करना। बाकी अब कंटेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने फ़ोन में एक लिस्ट बनाई हुई है 5 चीज़ों की जिसके बेसिस पे वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें 5 चीज़ें बताने वाला हूँ, अलग अलग सेपरेट एक एक चीज़ पे फोकस करेंगे कि वीज़ा रिजेक्ट तुम क्या कर सकते हो इन 5 चीज़ों को ठीक करने के लिए। क्योंकि ये 5 मिस्टेक्स अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा किसी भी हालत में, चाहे तुम फेब के लिए अप्लाई करो, चाहे तुम जुलाई के लिए अप्लाई करो, चाहे तुम भाई अगले साल अप्लाई कर रहे हो। दीज 5 थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड कोशिश ये करना है कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले तुम इन चीज़ों को देख लो, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम वीज़ा अप्लाई करने के बाद अगर तुम देखोगे देन इट्स गोना बी टू लेट, कुछ नहीं हो पाएगा भाई। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रीज़न को देख लेते हैं जिसके बेसिस पे वीज़ा रिजेक्ट होता है, दैट इज़ ऑब्वियसली योर एकेडमिक्स। ठीक है, अब एकेडमिक्स 2 तरीके के होते हैं। एक जो तो आपकी एकेडमिक मार्कशीट होगी, अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो तो आपके ऑब्वियसली कॉलेज की मार्कशीट्स, एंड अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो आपका जो बोर्ड में रिजल्ट आया था। अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया फॉल नहीं कर रहा और स्टिल आपके एजेंट ने बोल दिया कि ठीक है यार आप वीज़ा अप्लाई कर दो, मैं देख लूँगा, ये हो जाएगा, तो भाई दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो आपका वीज़ा अप्रूव करवा सके। इफ़ योर मार्क्स आर लेस देन 60%, ठीक है, 12th में, तो आपका चांस यार बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन लेंगे ऑस्ट्रेलिया में। एंड यूनिवर्सिटी की बात तो यार बाद में आती है, पहली बात आती है कि आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा। मान लो किसी कॉलेज में आपका ऑफर लेटर एक्सेप्ट हो भी गया, आपने सब पैसे वैसे भी दे दिए, फिर जब वीज़ा पे बात आएगी, जब होम अफेयर्स पे बात आएगी, वो देखेंगे यार इसकी क्वालिफिकेशन इतनी कम है, वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। और आपको ये चीज़ बहुत माइनर लग रही है, बट जब वीज़ा रिजेक्ट होगा तो, और जब एजेंसी आपको ये नहीं देगी कि आपको रीज़न नहीं देगी कि रिजेक्ट हुआ क्यों है वीज़ा, तब आप इस बात को कंसिडर करोगे। सो मेरी राय ये है कि अगर आपके 60% एंड बिलो हैं तो भाई एक किसी अच्छे प्रोफेशनल काउंसलर से पूछना कि ये वीज़ा लग सकता है या नहीं। एंड काउंसलर का भाई कभी कुछ नहीं जाता, क्योंकि उनको अपना कमीशन मिल जाना है देर सवेर, यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाइप भी होता है। सो इट्स बेटर दैट यू रिसर्च योर सेल्फ एंड भाई किसी भी एजेंट या काउंसलर पे ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल मत करना। अब एकेडमिक्स का सेकंड पार्ट आता है आपकी आइल्स या पीटी की मार्कशीट। अब जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या फिर आपका कोर्स बहुत डिटेल्ड वाला है तो कभी कभी वो आपको आइल्स का स्कोर आपसे 7, 7.5, 8 भी मांगते हैं। बट अभी हम सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया की बात करते हैं जिस पर वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तो अगर आपका ओवरऑल आइल्स स्कोर इज 6 देन इट्स वेरी गुड। बट अगर आपका किसी एक बैंड में अगर उससे कम आता है, लाइक 5.5 आता है, 5 आता है, तो भाई आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, आपको एक ऐसी कंट्री में आना है जिसमें इंग्लिश इज़ लाइक द प्राइमरी लैंग्वेज, यू हैव टू हैव अ गुड होल्ड ऑन द लैंग्वेज। आपको प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए हर चीज़ की, आपको स्पीकिंग आनी चाहिए बेसिकली। क्योंकि कभी कभी रीडिंग और इन सब में ना आपको मॉड्यूल्स में रिलैक्सेशन मिल जाती है, बट अगर आपका स्पीकिंग में स्कोर कम होगा तो भाई आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एकेडमिक्स का ध्यान रखना, विच इज़ योर मार्कशीट्स एंड योर आइल्स या पीटीज जो भी आप दोगे उसका स्कोर। सेकेंड बात जो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी SOP। ठीक है, अब SOP होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो आपका एक लेटर लिखते हो आप, वो आपकी यूनिवर्सिटी को भी जाती है, वो आपके वीज़ा डिपार्टमेंट को भी जाती है। ठीक है, तो इस पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया वीडियो है जस्ट टॉकिंग अबाउट दी SOP, तो वो आई बटन में होगी, आप उसको चेक कर लेना। क्योंकि SOP में क्या होता है, हम पूरी डिटेल्स लिखते हैं अपनी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या प्लान है आगे जाके, मेरा कॉलेज कौन सा था, व्हाट इज़ माई फैमिली बैकग्राउंड, मेरा एम क्या ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद। तो अगर उसमें भी आप कोई ऊपर नीचे मिस्टेक करते हो ना, उसके बेसिस पे 90% वीज़ा रिजेक्शंस ही उस बेस पे होता है कि आपकी SOP ठीक सही नहीं होती।
और मेरी राय में यार बहुत इंडिया में ये 2 नंबर का काम बहुत होता है कि यार एसओपी में किसी और से बनवा लूँगा, ठीक है, इससे बच के रहना। एंड बहुत सारी एजेंसीज भी हैं जो एसओपी लिखने के भी पैसे चार्ज करती हैं, बहुत सारी हैं, मैंने खुद देखी हुई हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आपको कोई बोल रहा हो ना कि ला मैं तेरा एसओपी लिख देता हूँ या फिर मैं तेरा एसओपी करवा दूंगा, भाई दैट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग। कभी ऐसा मत करना। अपना एसओपी है हमेशा खुद ही लिखना। कुछ भी चीज़ अगर उनको लगा कि भाई फेक है या फिर इससे मैच नहीं हो रही, जहाँ शक पड़ा वहाँ आपका वीज़ा स्ट्रेट रिजेक्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार रीज़न क्या था। तो एसओपी के रिलेटेड वो वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ है। प्लस अगर कुछ आपको फर्दर डाउट होता है एसओपी लिखने के बारे में या फिर क्या मिस्टेक्स आपको एसओपी में नहीं करनी चाहिए, देन यू कैन ऑब्वियसली ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। और एक और चीज़ एसओपी के बारे में कि भाई एसओपी में आपको बिल्कुल सच्चाई से चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। तो जस्ट इनकेस आप किसी और से लिखवाओगे, ठीक है, मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, बट आपने एसओपी लिखवा लिया एक A1 बंदे से जो उसने बिल्कुल ही मस्त बिल्कुल बटरी लैंग्वेज में लिख दी है, तो नेचुरली शक जाता है कि इसके एकेडमिक्स और एवरेज, इसके आइल्स वगैरह के स्कोर भी एवरेज थे, देन हाउ इज ही एबल टू राइट सच अ ग्रेट एसओपी। अगेन शक जाता है। और ऑनेस्टी से चीज़ लिखना, मान लो अगर आपके मार्क्स कम भी है ना, उसको छुपाओ मत। जितना आप ट्रूथफुल रहोगे, जितना अपने आप को क्लियर रखोगे, ट्रांसपेरेंट रखोगे, उतने ही कम चांसेस होंगे आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के। थर्ड जो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट आता है वीज़ा रिजेक्शन में, वो आता है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो मैंने इस पर भी एक प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है कि आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, कनाडा जाने के लिए वगैरह वगैरह। तो उस वीडियो को एक बार आप देख लेना। बट जस्ट ब्रीफ में आपको बताऊं तो होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आपको एक कंडीशन रखी जाती है कि आपको 1 साल का अपना लिविंग एक्सपेंसेस शो करना है, फीस अलग, ठीक है। मैं फीस की बात नहीं कर रहा। फीस तो आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप पे कर देते हो कॉलेज को। आपको वीज़ा वाले डिपार्टमेंट को ये शो करना होता है कि मेरे पास 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस हैं, और वो जब आपके बैंक में शो होंगे, वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा, तभी आपको एक प्रेफरेंस मिलेगी। एंड जितना आपका बैंक बैलेंस अच्छा होगा उस 1 साल के एक्सपेंसेस के लिए, उतने ही कम होंगे आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस। क्योंकि जब बंदा फाइनेंस मेंटेन नहीं करता अपने अकाउंट में, उनको लगता है कि यार ये खर्चा बेर कैसे करेगा वहाँ का। एंड बहुत ही ऑब्वियस बात भी है ये। तो थर्ड पॉइंट ये बिल्कुल माइंड में रखना कि जो आपके फाइनेंशियल्स हैं, उसमें पहली बात तो कि आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो, या आप कोई एजुकेशन लोन ले रहे हो, या आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, या फिर कोई आपका रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर रहा है। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखना, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर रखने के बाद देखते हैं कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, उसकी पे स्लिप्स देखेंगे। अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर करके भेज रहे हैं तो उनकी सैलरी स्लिप्स देखी जाएंगी, उनका ITR देखा जाएगा। एंड अगेन अगर आपके पेरेंट्स के पास कोई FD RD जितना भी एसेट्स हैं आपके पास, उसकी पूरी वैल्यू भी देखी जाती है किसी किसी केसेस में। एंड अगर वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड मैच नहीं करेगी तो नेचुरल सी बात है वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं होम अफेयर्स वाले। वो ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देते, बस सीधा रिजेक्ट कर देंगे। एंड सही नहीं लगता है, एक बार रिजेक्ट हो जाएगा फिर आप अगेन आपके 6 महीने बर्बाद होंगे। और 6 महीने बर्बाद होना इस कोविड के टाइम में भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट है। जिन लोग के हुए हैं बर्बाद, उनसे पूछो कि यार कितना टाइम वेस्ट हुआ उनका। सो इट्स बेटर दैट यू अवॉइड दिस मिस्टेक, ताकि वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो भाई फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, वो थर्ड पॉइंट से कनेक्टेड ही है कि जो भी तुम डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, गलती से भी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट मत करना। क्योंकि ये 2019 की बात है कि हमारे जो इंडिया के 3 स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ग्रुप था, लाइक अपने दोस्तों का ग्रुप होगा, उन सब ने एक साथ फाइल डाली होगी, और उसमें से 90% जो लोग थे, लाइक जिसमें अगर 10-12 लोग थे तो उनमें 9 या 10 लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स थे भाई वो सारे फेक थे। तो भाई आप समझ लो कि आप यहाँ पे ना एक प्रॉपर गवर्नमेंट से पंगा लेने वाले काम कर रहे हो अगर आपको फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो। क्योंकि अल्टीमेटली कि आपकी एसओपी में सब कुछ होगा, एंड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी कॉलेज को अलग से जाएंगे, होम अफेयर्स वाले डिपार्टमेंट को अलग जाएंगे। तो इट्स बेटर कि यार फेक डॉक्यूमेंटेशन मत करो। क्योंकि अगर आपका फेक डॉक्यूमेंट पकड़ा गया या किसी को शक भी हुआ, किसी ने वेरीफाई कर लिया, तो आपका वीज़ा तो कैंसिल होगा, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। दैट मीन्स यू कैन नॉट एंटर दैट कंट्री अगेन। तो भाई वीज़ा रिजेक्ट होना एक चीज़ होती है, प्रॉपर ब्लैकलिस्ट हो जाने का अलग चीज़ होती है। तो अगर आपको उस दायरे से बचना है तो भाई फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ ना करें। जो आपको सही और आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको आप एक्चुअली में फिजिकल कॉपी प्रूफ कर सको, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स लगाना। एंड भाई इंडिया में ये काम होता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये सब काम होते हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स लोग बोलते हैं। इतनी तो एजेंसीज होती हैं जो सब बोलते हैं कि यार मैं तेरा फेक डॉक्यूमेंट निकलवा देंगे, तेरा वीज़ा के लगवा देंगे, गारंटी हम लेते हैं। इन सब की मुंह बोली बातें होती हैं, हवाबाजी होती है सिर्फ। आपका वीज़ा अगर नहीं आएगा तो एजेंट को कोई लॉस नहीं होगा, इट विल बी ओनली योर लॉस। तो भाई फिफ्थ और लास्ट पॉइंट की जो हम बात करेंगे, दैट इज़ जो इंटरव्यू होता है वीज़ा ऑफिस का। तो देखो इंटरव्यू भी 2 इंटरव्यू हो सकते हैं आपके। जैसे जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, मेरा इंटरव्यू हुआ था, बट मेरा जो फ्रेंड है निकेत, उसका इंटरव्यू नहीं हुआ था। सो भाई पहली बात तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू होगा कि नहीं। बट जस्ट इन केस होता है तो आपको इंटरव्यू में जो आपने एसओपी में डिटेल्स दी थी या जो आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में डिटेल दी थी, वो आपसे वेरीफाई करवाते हैं। बस ये देखते हैं कि बंदा सच बोल रहा है कि नहीं। तो अगर आपका इंटरव्यू यूनिवर्सिटी कर रही है तो अलग बात है, और अगर आपका इंटरव्यू सीधा वीज़ा ऑफिस वाले लोग कर रहे हैं तो अलग बात है।
अगर आपको यूनिवर्सिटी वाले आपका इंटरव्यू लेंगे तो वो बेसिक चीज़ें पूछेंगे कि आपके फाइनेंशियल्स कैसे थे, आपके एकेडमिक्स कैसा रहा है, एंड वाई आर यू टेकिंग दिस कोर्स, वाई आर यू चूजिंग दिस कंट्री एंड नॉट एनी अदर कंट्री, आपके कोर्स खत्म होने के बाद आपका प्लान क्या है। तो बेसिकली जो भी आपने SOP में लिखा था उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं यूनिवर्सिटी वाले, अगर यूनिवर्सिटी से आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। एंड ज़रूरी नहीं है कॉल आए भाई, आपको वीडियो कॉल, स्काइप सेशन, बहुत चीज़ें होती हैं। और अगर आपको वीज़ा ऑफिस से कॉल आता है तो वो 90% आपसे बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, कि आपने डॉक्यूमेंट ये लगाया है, आपके पास इसका कोई प्रूफ है कि नहीं, आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, आपके पासपोर्ट की डिटेल्स लेंगे। तो बहुत लंबा सीन होता है, बट इट्स नॉट दैट टफ। अगर आपका सब कुछ सही होगा, आपने सब कुछ अपने ऑर्डर में फाइल डाली होगी, सारे डॉक्यूमेंट सही रखे होंगे, तो भाई इंटरव्यू भी आप निकाल लोगे। एंड इंटरव्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई एजेंट जो फाइल डालता है वो अलग होता है, वो सेकेंड हैंड चीज़ होती है, ठीक है। फर्स्ट हैंड वेरिफिकेशन उनको सिर्फ आप दे सकते हो जिसकी डिटेल्स गई हैं, इसलिए वो देखना चाहते हैं कि भाई बंदे ने जो SOP में लिखा है इज़ दैट राइट और नॉट, इसने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं इज़ दैट राइट और नॉट, इसने जो मतलब आइल्स, मान लो आपकी आइल्स में स्कोर इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, या फिर आपको आइल्स में आप स्ट्रगल कर रहे थे बट आपकी इंग्लिश वो क्रॉस चेक भी करते हैं कि सही था कि नहीं। तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस चलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से भी और वीज़ा ऑफिस की तरफ से भी। तो भाई ये थे 5 पॉइंट जिसके बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 1 अगेन एकेडमिक्स, नंबर 2 आपका फाइनेंशियल्स, नंबर 3 आपका SOP, नंबर 4 कि भाई फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाना, और नंबर 5 जो आपका इंटरव्यू होता है। एंड मैं भाई आपको लिख के दे सकता हूँ इस पेन से कि अगर आपने ये 5 चीज़ें फॉलो की हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई कंट्री को तुमसे कोई वो तो है नहीं कि भाई इनको आने नहीं देने का वीज़ा रिजेक्ट करवा दें। और भाई कुछ लोग अपनी SOP में ज़्यादा ही सच लिख देते हैं कि भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैंने सेटल हो जाना, मैंने वापस ही नहीं आना। ऐसे में तो तुम्हें गवर्नमेंट बिल्कुल वीज़ा नहीं देगी और ब्लैकलिस्ट और कर देगी। तो कीप दिस 5 थिंग्स इन माइंड। एंड अगर मेरे को जस्ट इनके कोई और चीज़ याद आती है जिससे वीज़ा रिजेक्ट होता तो मैं ज़रूर बता दूंगा, बट मेरे हिसाब से यही एक दो चीज़ें, 1 2 4 5 चीज़ें हैं जिनसे वीज़ा रिजेक्ट होता है। एंड इस पर मैंने काफ़ी देखा भी था कि ये पॉइंट्स में मैं क्या क्या बोल सकता हूँ। सो आई थिंक दिस वॉज इनफ। कुछ डाउट होता है तो यू कैन कमेंट डाउन योर थॉट्स, या फिर कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो। बाकी बस ऑल द बेस्ट फॉर जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे फेमिनटेक में। आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग आएंगे, बट अगर आप उनमें से एक हो तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑस्ट्रेलियन जर्नी। एंड भाई जुलाई में आई विल सी यू ऑल अगेन, क्योंकि भाई जुलाई में लाइक 90% है कि बॉर्डर्स खुल जाएंगे, उससे पहले जैसी वैक्सीन यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड बस फिर मिलते हैं तब। एंड बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर आवर चैनल, और वीडियोज़ आएंगी। एंड आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड बस सी इन द नेक्स्ट वन।